न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कल तक हमने जो जो चीज़ें पढ़ी वो क्या थी। हमने एक मैजिक नंबर्स के बारे में पढ़ा था और एक बातचीत हमने की थी डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ के बारे में। तो आज का देखो हम लोगों का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि अगर आपके पास कोई एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन है तो उस रेडियो एक्टिव रिएक्शन की हम काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन आप लोगों के पास हो सकती है, तो किसी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन की हम काइनेटिक्स को पढ़ रहे हैं। ये आज की क्लास का हमारा टारगेट है। आज हम पूरी थ्योरी कवर करेंगे इसकी। कल के दिन हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के, और साथ ही साथ में कल एक और छोटा सा थ्योरी पोर्शन तुम्हारा बच जाता है। जिस थ्योरी मतलब वैसे तो और भी बहुत सारा थ्योरी पोर्शन बचा है, बट फिलहाल मैं एक थ्योरी पोर्शन को कल अगेन कवर करूँगी, दैट इज़ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। और उन न्यूक्लियर रिएक्शन के अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। ठीक है, ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। आज का हमारा टारगेट है रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की काइनेटिक्स को पढ़ना। तो देखो, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बातचीत जो मैं इससे पहले भी ऑलरेडी तुमको कई बार बता चुकी हूँ, जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ाया था, क्या बताया है तुमको? ये बताया हुआ है कि जो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें बैक्टीरियल, ग्रोथ और रेडियो एक्टिव ये उसके बहुत ही टॉप नॉच और बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में जो भी आपके रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं, ये सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। अब तुमको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ाया है याद करो। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको उसका रेट लॉ लिखना सिखाया है, उसका इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन बताया है, सब कुछ यहाँ पर आज की क्लास में वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर तुम्हें 3 स्पेशल केस बताए थे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के, एक पैरेलल रिएक्शन, एक सीक्वेंशियल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन। वो भी सारी की सारी यहाँ वैलिड होंगी, है ना, सारी की सारी यहाँ पे वो वैलिड होंगी। डन। तो वो जो आपने जितना भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अभी तक पढ़ा वो सारा का सारा आज की क्लास में वैलिड होगा, ये बात ध्यान रखना। वो सारा का सारा आज की क्लास में वैलिड होगा और आपको वो सारी पुरानी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो ये टॉपिक आपके लिए एज सच कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेंगी एज कंपेयर टू नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, दूसरी बात, मैंने जब तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाई थी तो आई थिंक एक अर्हेनियस इक्वेशन नामक एक बला है, उसके बारे में भी बातचीत की थी। तो जो अर्हेनियस इक्वेशन थी ना, वो अर्हेनियस इक्वेशन यहाँ पे वैलिड नहीं होती। ठीक है, उस वक्त भी मैंने खैर बताया था, अभी भी मैं बता रही हूँ कि इस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जितनी भी होती हैं यहाँ पे आप लोग अर्हेनियस इक्वेशन का कंसेप्ट नहीं लगाते। अर्हेनियस कंसेप्ट इज़ नॉट वैलिड, ये पॉइंट। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, और दूसरा अर्हेनियस का कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब जो भी आपकी अर्हेनियस इक्वेशन नहीं थी जो हम लोगों ने आखिरी में डिराइव की थी, टेम्परेचर और के बीच का एक रिलेशनशिप, बस वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पढ़ाई करना। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर एक बात याद रखोगे, जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते थे तो हम वहाँ पे के लिखते थे। रेट लॉ के एक्सप्रेशन में हम वहाँ के लिखा करते थे। वहाँ पे जो वो के होता था उसे कहते थे रेट कांस्टेंट, है ना। तो अब जब आप रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रहे हो तो यहाँ पे बेसिकली के को हम रिप्लेस करेंगे एक नए सिंबल से जिसका नाम होगा लैम्डा। क्या नीड पड़ी मैडम नए सिंबल की? अच्छा खासा तो एक ही सिंबल चल रहा था, के फालतू के नया एक और सिंबल। तो देखो कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में, इसीलिए यहाँ पे हमको के को रिप्लेस करना पड़ा लैम्डा से। तो ये जो आपका लैम्डा है, इस पर्टिकुलर लैम्डा को कहा जाता है रेडियो एक्टिव कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक तो आप इसका प्यारा सा नामांकन कर दीजिए, एक हो गया रेडियो एक्टिव कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है डीके कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या होता है? डीके कांस्टेंट। दोनों ही इसी पर्टिकुलर लैम्डा के नाम है। फ़र्क क्या है यहाँ पे आपके लैम्डा में, और फ़र्क क्या है केमिकल काइनेटिक्स के के में?
तो देखो हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो ये के था, ये के बहुत ही एक स्पेसिफिक चीज़ पर डिपेंड करता था। किस पे डिपेंड करता था? ये डिपेंड करता था टेम्परेचर पर। याद है अरेनियस में हम लोग यही तो पढ़ते थे कि हाउ के वेरीज विथ टेम्परेचर। बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं लैम्बडा की, ये लैम्बडा बेसिकली क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। किस चीज़ के इंडिपेंडेंट होता है? सॉरी के कह रही हूँ, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट। इवन मैं ये भी बता दूँ, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन ना तो प्रेशर से फ़र्क पड़ता है, ना उसको वॉल्यूम से फ़र्क पड़ता है, ना उसको टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है। तो ये जो तुम्हारे छोटे मोटे पैरामीटर्स है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑब्वियस है कि अब मैं अगर यहाँ पे के लिखती हूँ तो रेडियो एक्टिव में तो फिर तो ये उल्टी बात हो जाएगी। अरे मैडम देखिए ना, इसका के तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हमने एक यहाँ पे नया सिंबल लेकर आ गए, जो नया सिंबल ये बताता है कि है तो यार वही कांस्टेंट, बट अब इसकी जो लाइफ है, इस पर्टिकुलर की लाइफ में अब वो डिपेंडेंसी जो थी टेम्परेचर के ऊपर, वो डिपेंडेंसी अब नहीं रही। ठीक है, बराबर, ओके, डन। अच्छा, आगे और क्या कहानी है बताओ? आगे आप लोगों की आगे की जो कहानी है वो ये है कि जब हमने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी थी, ठीक है, बराबर, जब हम लोगों को हमने क्या पढ़ी थी? केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी थी। तो क्या हुआ? उस केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज वगैरह डिराइव वगैरह किए थे, राइट? वही सारे फॉर्मूलेज अभी हमको वापस से यहाँ पे डिराइव करने हैं। ठीक है, वही सारे फॉर्मूलेज हमें वापस से डिराइव करने हैं। तो क्या करें बताओ? तो सबसे पहली बात तो अज्यूम कर लेते हैं कि मान के चलते हैं आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है ना, मान के चलिए आपके पास कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है, जिस न्यूक्लियर रिएक्शन में आपका पेरेंट न्यूक्लियाई कुछ एमिशंस वगैरह करके कन्वर्ट हो रहा है डॉटर न्यूक्लियाई में। तो देखो, पहली बात तो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल ही नहीं होता है। इनमें रोल अगर किसी का होता है तो न्यूक्लियस का रोल होता है। और अगर आप किसी भी एटम को अगर देखेंगे तो हर एलिमेंट के, हर एटम के पास एक ही न्यूक्लियस होता है। ये तो मानते हो ना? न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो सकते हैं ज़्यादा, बट न्यूक्लियस तो एक ही रहता है ना। जस्ट लाइक इन बायोलॉजी, हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस रहता है, वैसे ही हर एटम के अंदर एक ही न्यूक्लियस रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के अंदर न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है, किसी के अंदर प्रोटॉन्स कम है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ माइट वेरी, राइट? तो यहाँ पे हर न्यूक्लियस के, हर एटम के पास एक न्यूक्लियस होगा। तो मान लेते हैं जब बातचीत चल रही है T=0 की, तो मेरे पास जो मेरा पेरेंट है, जो मेरे पास मेरा पेरेंट न्यूक्लियाई है। अब देखो, अगर मान लेते हैं मेरे बाजू में एक पानी की बोतल रखी है, अगर मैं इस पानी की बोतल का सबसे फाइनेस्ट पीस भी ले आऊँ ना, फाइनेस्ट पीस इन द सेंस सबसे छोटा टुकड़ा भी अगर मैं इसका करके लेकर आ जाऊँ, तो वो छोटे टुकड़े का ये मतलब कतई नहीं होता है कि दैट छोटा टुकड़ा इक्वल टू 1 एटम। ठीक है, ऐसा नहीं होता प्लीज़। मतलब वो जो छोटा टुकड़ा होगा ना, उसके अंदर भी पता नहीं कितने करोड़ों एटम्स होंगे, और करोड़ों एटम्स के अंदर कितने सारे करोड़ों टोटल न्यूक्लियाई होंगे। मतलब हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियाई, तो करोड़ों एटम के अंदर टोटल करोड़ों न्यूक्लियाई। तो मेरे पास जो अभी लेट्स से 10 ग्राम का कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है, तो 10 ग्राम का मतलब तुम ये तो नहीं समझते ना कि 10 ग्राम मतलब एक एटम। 10 ग्राम में तो पता नहीं बाप रे कितने सारे एटम्स होंगे। तो उन कितने सारे एटम्स के अंदर कितने सारे न्यूक्लियाई होंगे टोटल। तो मान के चलते हैं कि T=0 पे जो पेरेंट है, पेरेंट आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसके पास न्यूक्लियस सिंगुलर वर्ड होता है, न्यूक्लियाई प्लूरल वर्ड होता है। तो T=0 पे उसके पास N क्या थे? N उसके पास क्या थे? न्यूक्लियाई थे। उस वक्त डॉटर तो खैर बनी नहीं है, तो डॉटर के तो न्यूक्लियाई 0 होंगे। अब हम बात करते हैं T=T की, यानी कि कुछ समय बाद। तो कुछ समय बाद आपने क्या देखा कि धीरे धीरे आपका जो पेरेंट है वो डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि मैं लिख सकती हूँ N0 - X, और इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे X बराबर। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि आफ्टर टाइम T, ठीक है, आफ्टर टाइम T, अगर मैं तुमसे ये पूछूं आफ्टर टाइम T कि आपके पास कितना पेरेंट न्यूक्लियाई बचा, कितना PN बचा,
तब आप मुझे क्या जवाब दोगे? आप मुझे जवाब दोगे कि मैडम ये N0 माइनस एक्स बचा, बराबर यही जवाब दोगे ना। तो इसी N0 माइनस एक्स को हम एक नए सिंबल से शो कर देते हैं, दैट इज NT। ये सारा का सारा काम मैंने केमिकल काइनेटिक्स में भी किया है। फ़र्क बस इतना है कि वहाँ पे AT लेते थे, A0 लेते थे, यहाँ पे N0 ले रहे हैं, NT ले रहे हैं, और कोई चेंज नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कितना बचा? NT न्यूक्लियाई बच गए। अच्छा, ये तो मानते हो ना कि धीरे धीरे पैरेंट न्यूक्लियाई खत्म होता जा रहा है और धीरे धीरे डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होता जा रहा है, इस बात से तो एग्री करते हो। तो ऐसे में हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। हम कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में कैसे यूज़ करते थे? रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे हम लोग कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट कर कुछ नए में कन्वर्ट हो रहा है। या फिर हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं रेट ऑफ डीके, क्योंकि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है ना। या फिर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। या फिर हम लोग सिंपली एक वर्ड ये यूज़ करते हैं, बोलो क्या? एक्टिविटी। तो आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ करो, चारों में से, चारों का एक ही मीनिंग है। और ये चारों वर्ड ये कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो मतलब किसी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन का जो रेट है, किसी भी टाइम पे रेट ऑफ जो उसका डिसइंटीग्रेशन है ना, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डीके या फिर रेडियो एक्टिविटी या फिर एक्टिविटी, है ना, इन चारों के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाएगा वो यूज़ किया जाएगा माइनस ऑफ DNT अपॉन DT, है ना। D/dt का मतलब क्या होता है? D/dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब किसका रेट ऑफ चेंज? ऑब्वियसली NT का। और ये जो पर्टिकुलर आप लोगों के पास रेट ऑफ डीके है माइनस ऑफ DNT/dt, किसी भी टाइम पीरियड पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है NT के। कितना बचा? ऑब्वियसली कितना खत्म हुआ इस पे तो प्रोपोर्शनल नहीं होगा ना, कितना बचा इस पे प्रोपोर्शनल होगा। सिंस वी नो कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो तुम तो जानते ही हो कि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर मैंने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया। और अच्छा, यहाँ पे NT की पावर 1 होगी। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से फीलिंग आ जाती है कंसंट्रेशन वाली, और न्यूक्लियस की कभी कंसंट्रेशन नहीं देखी जाती, न्यूक्लियस की क्वांटिटी देखी जाती है कि 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस, करोड़ न्यूक्लियस, ऐसे। तो कांस्टेंट टाइम्स ऑफ NT। अब यहाँ पे जो हम ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं ना, बस यही कांस्टेंट बेसिकली आप लोगों का क्या होता है? लैम्बडा होता है, जिसको मैं ऑलरेडी क्लास की स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ, ठीक है। और रेट, अब देखो रेट जो है लैब बेसिकली K पे डिपेंड करती थी, K टेम्परेचर पे डिपेंड किया करता था। तो यहाँ पे तो लैम्बडा टेम्परेचर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो इसीलिए हम लोगों का जो रेट ऑफ डीके है, ये जो चारों की चारों क्वांटिटीज़, आप चाहे रेट ऑफ डीके बोलो, चाहे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलो, चाहे एक्टिविटी बोलो, ये लोग भी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं किस बात के? टेम्परेचर के। मतलब आप टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रखते हो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कि 500 डिग्री सेल्सियस रखते हो, उसके रेट से उसको ढेला भर का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर वो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे केस में ये भी तो मैं कह सकती हूँ कि वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बराबर बोलो कितनी है? 0, है ना। तो जितने भी आप लोगों के पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी आप वो क्या ले सकते हो? 0 ले सकते हो। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो कल को पूछ लेगा इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट इज़ डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज 0, है ना, ऐसे वगैरह वगैरह टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा, राइट। और अगर क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ही नहीं है, तो ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के केस में आपको कैटेलिस्ट का भी कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि कैटेलिस्ट बेसिकली क्या करता है? कैटेलिस्ट, अगर आप पॉजिटिव कैटेलिस्ट यूज़ कर रहे हो तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है ताकि ज़्यादा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो सके प्रोडक्ट में। अगर आप नेगेटिव कैटेलिस्ट यूज़ कर रहे हो तो वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को बढ़ाता है। मतलब चाहे नेगेटिव कैटेलिस्ट हो या चाहे पॉजिटिव कैटेलिस्ट हो, छेड़छाड़ तो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ही होती है ना। अब क्योंकि आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिवेशन एनर्जी ही 0 है, तो ऐसे केस में क्या उसके कैटेलिस्ट की यूज़? इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट में
हमें किसी भी प्रकार के इसके डिसइंटीग्रेशन में किसी भी कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ओके, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है आपके पास लैम्बडा इंटू एन टी, क्या इस लैम्बडा इंटू एन टी वाले फॉर्मूले को मैं कुछ और लिख सकती हूँ क्या किसी और के टर्म्स में इसको एन टी को हम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो मैंने क्या कहा, जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते थे तो हम एटी लिखते थे, जहाँ एटी का मतलब होता था कंसंट्रेशन। यहाँ पर मैं जो एंटी लिख रही हूँ, यहाँ पे इस एंटी का मतलब कंसंट्रेशन कतई नहीं है। यहाँ पे इस एंटी का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, कितने न्यूक्लियाई आप लोगों के पास बचे आफ्टर टाइम टी। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, उस टाइम टी के बाद कितने न्यूक्लियाई बचे। तो ऐसे में अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ये एक पर्टिकुलर 6 ग्राम का कार्बन है, बताओ इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, तो देखो पहली बात तो एक बात हमेशा याद रखना, जितने आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं आप लोगों के पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की संख्या भी उतनी ही होती है। क्योंकि अगर आपके पास एक एटम है तो उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, 6 एटम है तो टोटल मिलाकर उन 6 के अंदर 6 न्यूक्लियाई होंगे, सबके पास एक 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 एक। तो ऐसे में एंटी क्या है, बेसिकली ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ इनडायरेक्टली कि ये नंबर ऑफ एटम्स है ना, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स आर सेम। और जब आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा था तो मोल कंसेप्ट में क्या आपने नंबर ऑफ एटम्स को निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था? बिल्कुल बेशक पढ़ा था। बोलो क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स को निकालने का फॉर्मूला? मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी, यही होता है ना, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। अब मोल्स को आप क्या लिख सकते हो? मोल्स को आप लिख सकते हो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर एटॉमिक मास, जो भी ठीक लगे। खैर वैसे तो एटॉमिक मास बोलना सही होगा, बट आदत है ना मोलर मास निकले की। मल्टीप्लाई बाय Na का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर, अच्छा सॉरी मैंने स्मॉल ए लिख दिया, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी तो खैर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की 1 होती है। ठीक है, तो यह होगा आपका 1, ये इस तरीके से। तो ये 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कल को अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि बताओ आप लोगों के पास, ठीक है, रेट ऑफ डिके कितना है अगर मेरे पास 10 ग्राम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो आपको उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। 10 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास कर दो, Na से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्बडा की वैल्यू पता होनी चाहिए। आप उसका रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, एक्टिविटी है ना, रेडियो एक्टिविटी, जो भी आपको नाम अच्छा लग रहा है, ऊपर मैंने 4 नाम लिखवाए थे, उनमें से आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, आप उनमें से कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो। बराबर, ये कहानी डन। अच्छा चलो, बहुत ही बढ़िया, ये कहानी डन। अब एक काम करते हैं, ऊपर हम लोगों के पास जो एक्सप्रेशन आया है, क्या आया एक्सप्रेशन? माइनस ऑफ डी एन टी बाई डी टी इक्वल टू कितना? लैम्बडा टाइम्स ऑफ एन टी। एक काम करो जरा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप यूज़ करो, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड के साथ आप एक काम करते हैं, अपन इस पर्टिकुलर चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में किया था। तो अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अकॉर्डिंग जाऊं तो यहाँ पे ये नीचे में एन टी आ जाएगा इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ डी टी आ जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से t आ जाएगी। इसकी लिमिट्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक आ जानी है? एन नॉट इनिशियल से लेकर एन टी तक आ जाएगा। तुम पूरा इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि तुमको ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई है किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, लॉग वगैरह लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है ln। ठीक है, ln के बाद क्या आता है? एन नॉट अपॉन में एन टी। ठीक है, यही फॉर्मूला था, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला था, इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ टी, यही फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले को तुम चाहो तो 2.303 के टर्म्स में भी लिख सकते हो। 2.303 के टर्म्स में क्या हो जाएगा? लैम्बडा टी इज इक्वल्स टू 2.303। ln के जगह लॉग बेस 10 वाला आ जाएगा, एन नॉट अपॉन में एन टी, जहाँ पे एन नॉट का मतलब कितना था कि इनिशियली, मतलब जब आपने रेडियो एक्टिविटी वाली प्रोसेस शुरू की तो इनिशियली कितना आपने लिया था, कितना आपने लिया था, बराबर उसी को आप कहोगे। और एनटी का मतलब ये होता है कि आफ्टर टाइम टी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी कितना उसमें से बचा, कितना गया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, कितना बचा, ये होता है उसका मीनिंग।
पूरी तरीके से केमिकल काइनेटिक्स हम लोगों की चल रही है, राइट। इवन अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है एलन के टर्म्स में लिखना, तो लॉग के टर्म्स में लिखना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम इसी फॉर्मूले को ऐसे भी तो मॉडिफाई कर सकते हो। एलन है, इसका मतलब बेस ई है ना, एलन लिखा है, इसका मतलब ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है कि बेस ई है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ एन नॉट अपॉन में एन टी इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर लैम्डा टी, बराबर। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ क्या कि आपका एन टी अपॉन में एन नॉट इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। फिर इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ कि एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से ये चीज़ साफ साफ समझ में आ रही है। क्या चीज़ साफ साफ समझ में आ रही है? ये चीज़ साफ साफ समझ में आ रही है कि कल को अगर जाके आपको ग्राफ बनाने को बोला जाए, किसके बीच का ग्राफ बनाने को बोला जाए, अगर आपको लेट से रेट या फिर मैं कहूँ एक्टिविटी वर्सेस अगर आपको टाइम का ग्राफ बनाने को कहा जाए, तो इस अबोव एक्सप्रेशन से साफ साफ समझ में आ रहा है कि टाइम के साथ साथ एक्टिविटी एक्सपोनेंशियली घटती है ना, घटती है। तो ये ग्राफ आपका समथिंग कुछ ऐसा दिखेगा, वही ग्राफिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, हमने इवन जब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी थी, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने हाफ लाइफ नामक एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, तुम्हें शायद याद होगा। वही सेम मीनिंग यहाँ पे भी हाफ लाइफ का वही होता है कि बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे हम ये बोलते थे कि कितना टाइम लगा कंसंट्रेशन को आधा होने के लिए। बस फ़र्क यहाँ पे इतना रहेगा कि यहाँ पे हम लोग ये कंसंट्रेशन को आधा होने के लिए ये वर्ड ना बोलते हैं, हम ये बोलेंगे कि कितना वक्त लगा न्यूक्लियाई को आधा खर्च होने में या फिर डिसइंटीग्रेट होने में। यानी कि अगर हाफ लाइफ की बात की जा रही है तो पहली बात तो हाफ लाइफ का सिंबल टी हाफ होगा यहाँ पर भी। दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग एन टी की जगह क्या पुट करेंगे, एन नॉट बाई टू। आप करके देखना। अच्छा चलो मैं कर ही देती हूँ। तो अगर ऐसा किया आप लोगों ने तो क्या आ जाएगा, के नहीं, यहाँ पे आएगा लैम्बडा। तो लैम्बडा इंटू में टी हाफ इज इक्वल्स टू में कितना 2.303, फिर लॉग बेस 10 एन नॉट अपॉन में एन टी की जगह क्या आ गया, एन नॉट अपॉन 2, ये दोनों कट गया, 2 आप लोगों का ऊपर पहुंच गया। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, फिर 0.3010 और 2.303 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो मुझे नहीं लगता जब हमने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी थी तो यही सेम टी हाफ का फॉर्मूला आया था। बस फर्क इतना था कि वहाँ पे अपॉन में लैम्बडा नहीं था, वहाँ पे अपॉन में के था, फर्क इतना है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हम लोगों को साफ साफ समझ में आ जा रहा है कि अगर कल को ग्राफ बनाने को कहा जाए, किसका ग्राफ बनाने को कहा जाए, आप लोगों के टी हाफ का ग्राफ एन टी के साथ अगर बनाने को कहा जाए, ठीक है, जैसे हम लोग नहीं बनाते थे फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में कंसंट्रेशन का और टी हाफ का ग्राफ, तो वैसे ही यहाँ पे अगर कोई तुमसे टी हाफ का ग्राफ वर्सेस अगर आपके साथ एन का ग्राफ बनाने को कहे तो क्या जवाब दोगे कि एन पे, यानी कि आपने स्टार्टिंग में कितना एन लिया था, आपका कितना एन खत्म हो गया, इस सब चीज़ों पे तो बात बैठती नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है और ग्राफ का नेचर होगा ऐसा स्ट्रेट लाइन। तो वहाँ जो आपका फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में नहीं हो रहा था टी हाफ इंडिपेंडेंट हो जाता था, यहाँ पे भी वही हुआ है, टी हाफ इंडिपेंडेंट हो चुका है। किससे? आप लोगों के इनिशियली आप कितना एन ले रहे हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, एन की वैल्यू पे वो क्या करता है, डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा, अब जैसे ये एक वर्ड होता है टी हाफ, टी हाफ के अलावा एक वर्ड और होता है जिसका मतलब नाम होता है एवरेज लाइफ पीरियड, ठीक है, इसका नाम होता है एवरेज लाइफ पीरियड। इसको हम नॉर्मल टी सिंबल से ही इंडिकेट करेंगे। अब ये एवरेज लाइफ पीरियड, ठीक है, ये किस बला का नाम है, जरा इस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं हम लोग। तो देखो, एवरेज लाइफ पीरियड के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी मैथ्स कर लेते हैं। मैथ्स कुछ इस तरीके से करते हैं कि एक काम करो, t इक्वल्स टू 1 बाय लैम्बडा पुट करो, t इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा पुट करो। कहाँ पे पुट करो, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा ना एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ लैम्बडा इंटू टी, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में पुट करो।
अगर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा और टी, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो 1 आ जाएगा। सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ, एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन में ई, मैं ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। अब तुम्हें इतना तो अभी तक पता चल ही गया होगा कि वेन एवर वी हैव टू रिप्लेस ई विद द बेस 10 तो हम लोग क्या करते हैं, ई की वैल्यू को लिखते हैं कितना, 2.303। सभी के पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को उठाओ और कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखो जरा अपने कैलसी में जाकर कि 1 को अगर मैं डिवाइड करूंगी किससे, 2.303 से, तो कितना होगा। अगर हम ऐसा देखें एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि अच्छा एक मिनट को 2.303, हाँ राइट सॉरी, ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करके देखूं कि कितना होता है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस आप कर लेना, खैर, तो एक सर्टेन वैल्यू आप लोगों के पास निकल कर आएगी, ठीक है, एक सर्टेन वैल्यू आप लोगों के पास निकल कर आई। वो वैल्यू कितनी है, मैंने तुमसे पूछा, तुमने कहा कि वो वैल्यू समथिंग समथिंग, मैडम कैलकुलेशन हमने की, समथिंग समथिंग इतनी इतनी वैल्यू निकल कर आ गई, चलो अच्छी बात है। अब वो वैल्यू मैं बार बार पूछ रही हूँ कि भाई बता दे वो वैल्यू कितनी है कितनी है कितनी है, तो तुमने कहा कि चलो ठीक है, लो हम आप पे एहसान करते हैं, बता देते हैं कि ये वैल्यू इतनी है, ठीक है, ये वैल्यू इतनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बोला ठीक है, बोलो कितनी है वो वैल्यू, तो तुमने कहा कि वो वैल्यू निकल कर आ रही है समथिंग समथिंग लाइक वॉट, 30s की रेंज में, समथिंग कॉल्ड 40s की रेंज में। आप डिवाइड करो, डिपेंड करता है कि एक इंसान ई की वैल्यू को कितना ज़्यादा एग्जैक्ट लेता है, ठीक है, ई की वैल्यू को कितना ज़्यादा एग्जैक्ट लेता है उस पर डिपेंड करता है। खैर, तो ये वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेटर उठाया, मैंने डिवाइड किया, देखा तो ये वैल्यू आ रही है समथिंग 0.43 के आसपास की, ठीक है, कितनी आ रही है, 0.43 के आसपास की। एग्जैक्ट वैल्यू लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू लेने की मुझको ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, मैंने यहाँ पे जो ई की वैल्यू ली है वो 2.303 ली, बट एक्चुअली में ई की वैल्यू होती है 2.7, ठीक है। तो अगर मैं ई की वैल्यू 2.7 लेती हूँ तो ये 0.43 नहीं आता है। फिर अब आप कैलकुलेटर में करके देखिए, ये 0.37 टाइम्स ऑफ एन नॉट आता है, यानी कि एन टी क्या है, 0.37 टाइम्स ऑफ एन नॉट है। और मैं केमिकल काइनेटिक्स के ज़माने से ही चीख चीख कर बार बार तुमको बता रही हूँ कि एन टी का मतलब क्या होता है। एन टी का मतलब होता है कि आफ्टर टाइम टी आपके पास कितना बचा। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि आफ्टर टाइम टी हमारे पास 0.37 टाइम्स ऑफ एन नॉट बचा। मतलब स्टार्टिंग में आपने कितना भी लिया हो, स्टार्टिंग में आपने कितना भी लिया हो, उस कितने भी का सिर्फ 0.37 टाइम्स ही आप लोगों के पास बचा। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी कि अच्छा अगर तुम्हारे पास 0.37 टाइम्स बचा तो मुझे एक बात बताओ कि खर्च कितना हुआ भाई, तो तुम ये बोलोगे कि खर्च हुआ है 0.63 टाइम्स ऑफ एन नॉट, यही बोलोगे ना, क्योंकि टोटल तो 1 होना है, टोटल तो 100% होनी चाहिए ना क्वांटिटी। तो इसी पर्टिकुलर चीज को कहते हैं एवरेज इसी पर्टिकुलर चीज को कहते हैं एवरेज टाइम। एवरेज टाइम का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आप लोगों के पास जो भी इनिशियली जितने भी न्यूक्लियाई थे, ठीक है, उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई को 63% खर्च होने के लिए जो वक्त लग रहा है, उस पर्टिकुलर वक्त को हम कहते हैं एवरेज हाफ लाइफ, या नॉट हाफ लाइफ, इसे कहते हैं एवरेज लाइफ या एवरेज टाइम। उसे क्या कहा जाता है, एवरेज टाइम। और ये एवरेज टाइम कब निकल कर आया, जब मैंने टी की जगह 1/λ पुट किया। तो कई लोग एवरेज लाइफ को या एवरेज टाइम पीरियड को ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं कि व्हेन यू डू द रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, तो जो भी आपको चीज़ निकल कर आती है उसी को आप कहिए एवरेज लाइफ। कई लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, या फिर कई लोग इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि 63% रिएक्शन को खर्च होने के लिए जो वक्त लगता है, दैट वक्त इज नोन एज एवरेज लाइफ। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमने यहाँ पे 2 लाइफ्स के बारे में पढ़ा। एक हम जो हमेशा से पढ़ते आ रहे थे हाफ लाइफ, टी हाफ, उसके बारे में हमने बात की, और दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा है एवरेज लाइफ के बारे में। तो आपको एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा एवरेज लाइफ और टी हाफ वाली लाइफ के बीच में। तो कुछ कठिन कार्य है क्या? बिल्कुल नहीं, आपके पास दोनों लाइफ्स हैं,
आप दोनों लाइफ को उठाओ और दोनों का रेशियो ले लो। जैसे कि टी हाफ अभी अभी हमने पढ़ा, ऊपर डिराइव भी किया, कितना होता है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। और मैंने अभी अभी बताया कि टी एवरेज ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है 1 बाय लैम्बडा, है ना। अब अगर तुम इन दोनों का रेशियो ले लोगे, इन दोनों को तुम लेट से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने से तुमको ये नहीं लगता कि टी हाफ इज इक्वल्स टू, आप लोगों के पास निकल कर आ जाता है कितना, 0.693 टाइम्स ऑफ टी एवरेज, ये आ जाता है ना। अच्छा, अब एक काम करो, अगर मैं टी एवरेज के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं टी एवरेज को ये लिख सकती हूँ कि ये टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.693 है। अब अगर फिर से कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाकर 1 को 0.693 से डिवाइड करो, तो जब तुम कैलकुलेटर से इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो तुम ये देखोगे कि आपका ये आंसर आ रहा है समथिंग 1.414 के अप्रॉक्स, एग्जैक्टली तो नहीं बोल रही हूँ, अप्रॉक्स। और 1.414 को पूरी दुनिया जानती है क्या कहते हैं, √2 कहते हैं। यानी कि टी हाफ और टी एवरेज के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप निकल कर आया, क्या कि टी एवरेज जो होता है वो √2 टाइम्स होता है किसके, टी हाफ के। ठीक है, तो इस तरीके से भी एक इंसान डिफाइन कर सकता है कि मैडम हाफ लाइफ को कंप्लीट, मतलब हाफ लाइफ से √2 टाइम्स ज़्यादा जो टाइम होता है उस पर्टिकुलर टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसका एवरेज लाइफ कहते हैं या एवरेज लाइफ टाइम कहते हैं। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो 3 तरीके हैं डिफाइन करने के, आप उसको या तो t = 1 बाय लैम्बडा के टर्म्स में डिफाइन करो, या फिर 63% खर्च होने में जो टाइम लगा आप वैसे डिफाइन करो, या फिर आप उसको टी हाफ के टर्म्स में डिफाइन करो, है ना। आपकी मर्जी, आपको जैसे डिफाइन करना है आप उसको वैसे डिफाइन करो। ये कहानी थी किसकी, आपके हाफ लाइफ की और एवरेज लाइफ की। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है जो उतना ज़्यादा तो खैर फेमस नहीं है, बट स्टिल तुमको पता होना चाहिए। एवरेज लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, ये जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो उस न्यूमेरिकल में मैं बताऊंगी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, बट अभी इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। और डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप एवरेज लाइफ क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। डन, ठीक है, अच्छा, वेरी गुड, ये भी हम लोगों का हो गया। खैर, और क्या टॉपिक हम लोगों का चल रहा है या फिर और हम लोगों का क्या टॉपिक बाकी है। तो एक टॉपिक हमारा और बाकी है, वो ये कि स्टार्टिंग में जब मैंने तुम लोगों को पढ़ाना शुरू किया था, जस्ट अभी आज की क्लास, तो मैंने क्या कहा था कि हम के को रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, लैम्बडा से। लैम्बडा एक रेडियो एक्टिव कांस्टेंट है, एक डीके कांस्टेंट है, जो कि इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के वगैरह वगैरह, है ना। और जब तुम्हें मैंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाई थी गुजरे ज़माने में, उस वक्त भी तुमको ये चीज़ बताई थी कि जो के होता है, के, अगर इस के की अपन एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टाइम इनवर्स, यही होती है। टाइम मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो लैम्बडा है, अगर मैं इसकी भी यूनिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी यूनिट वही होती है आप लोगों की, क्या, टाइम इनवर्स। कोई अंतर नहीं होता यहाँ पे यूनिट का। ठीक है, यहाँ पे यूनिट में दोनों में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और, यहाँ पे जो हमने ये वर्ड लिखा, कौन सा वर्ड, -dn, कहाँ गया यार वो वर्ड, एक मिनट, इंटीग्रेट कहाँ किया, हाँ, यहाँ पे हमने ये इंटीग्रेशन किया। ये जो मैं टर्म लिखी हूँ, इंक्लूडिंग माइनस साइन, चलो खैर इसको मैं नोट में लिखा दूंगी, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बाद में मैं नोट में लिखा दूंगी। ये सारी कहानी होगी। इसके अलावा जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था कि एक टीचर आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक रेडियो एक्टिव डीके के 70% डीके होने में उसे कितना वक्त लगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा केमिकल काइनेटिक्स में सिखाया था फर्स्ट ऑर्डर में, वही सारे लॉजिक्स यहाँ पे यूज़ करोगे और वही सारे लॉजिक्स के वाया इसका आंसर क्या करोगे, कैलकुलेट करके दे दोगे। खैर, अभी थोड़े दूसरे टर्म्स की तरफ जाते हैं। दूसरे टर्म्स हमारे पास क्या हैं, एक टर्म हमें यहाँ पे सीखना है, दैट टर्म इज स्पेसिफिक एक्टिविटी।
ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को एक टर्म सीखना है, दैट टर्म इज व्हाट, आप लोगों का स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब ये स्पेसिफिक एक्टिविटी ये क्या है, ठीक है। अब एक्टिविटी का मतलब तो पता है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही तुम लोगों को बताया कि कितना रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आपका डिके हो रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज बेसिकली नोन एज आप लोगों का एक्टिविटी, राइट। बट यहाँ पे अब एक नया वर्ड आ चुका है तुम्हारी लाइफ में, दैट इज स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो अब ये स्पेसिफिक एक्टिविटी नामक बला ये कौन है, इसको समझते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, अब स्पेसिफिक एक्टिविटी को देखो डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर आपके पास मान लेते हैं कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, पर सेकेंड पर ग्राम कितना उसका न्यूक्लियाई डिके हो रहा है, उसको बेसिकली कहा जाता है स्पेसिफिक एक्टिविटी। थोड़ा सा डिफाइन लिख लेते हैं, तब ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्या लिखा जाता है कि डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन या फिर डिके, जो भी तुम लोगों को ठीक वर्ड लगे तुम लिख लेना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में कितना हुआ पर यूनिट टाइम, ठीक है। उसके अलावा एक और वर्ड वहाँ पे रहेगा पर ग्राम, ठीक है, पर ग्राम मतलब 1 ग्राम अगर होता रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो उसको डिके होने में कितना होता, दिस इज नोन एज आप लोगों की स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी कहते हैं। अगर मैं इस स्पेसिफिक एक्टिविटी को फिलहाल के लिए अपनी मन की शांति के लिए सिंबल SA से इंडिकेट करती हूँ, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा कि कितना डिके हुआ। देखो मैंने क्या बोला, कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ पर यूनिट टाइम, है ना, यही मैंने कहा ना कि कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ पर यूनिट टाइम। तो कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ पर यूनिट टाइम को बेसिकली यही तो कहा जाता है dNT/dt, यही तो कहा जाता है। और ऊपर से पर यूनिट मास भी निकालना है, मतलब पर ग्राम भी निकालना है, तो डिवाइड बाय मास तो करना ही पड़ेगा। अब क्लास की जब स्टार्टिंग हुई थी तो क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने तुम्हें बताया था कि माइनस ऑफ dNT/dt, इसे क्या कहा जाता है, इसको लैम्डा टाइम्स ऑफ आपका NT कहा जाता है। अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, अपॉन में मास आ जाएगा। लैम्डा को अगर मैं वैसे का वैसे ही रखूं, ठीक है, तो तुमको मैंने NT को भी सब्सटीट्यूट करना बताया था। NT को सब्सटीट्यूट करना मैंने क्या बताया था कि NT क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम T, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होता है। और नंबर ऑफ एटम्स को कैसे निकालते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी तो 1 होगी, तो मोल्स को क्या लिख सकते हो, मास बाय मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर। अब देखो ये मास कट गया, तो बेसिकली आपके पास स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला बन गया लैम्डा इंटू Na। याद रखना लैम्डा हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का फिक्स्ड होता है, ठीक है, हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का लैम्डा कुछ ना कुछ फिक्स होता है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बेसिकली उनके लिए मॉलिक्यूलर मास डिफाइन नहीं होता है, उनके लिए कौन सा वर्ड डिफाइन होता है, एटॉमिक मास, बट मैं वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिख रही हूँ और एटॉमिक मास ऑब्लिक डाल के लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया स्पेसिफिक एक्टिविटी का, लैम्डा दिया है, Na दिया है, एटॉमिक मास पता है, आप उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, जो डिफाइन थी कि पर यूनिट, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन बराबर उससे, ये उस पर्टिकुलर चीज़ से निकल के आया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ से ये पर्टिकुलर फार्मूला आप लोगों का निकल कर आया। खैर और भी बातचीत करनी है इसके बारे में, बट इसके बारे में बातचीत करने से पहले हम लोगों ने जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी थी पुराने ज़माने में, यानी कि जब पुराना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था, तो उस वक्त हमारी बातचीत किस तरीके से हो रही थी कि फर्स्ट ऑर्डर अगर आप रिएक्शन को पढ़ते हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको पैरेलल रिएक्शन देखने को मिलती है, आपको सीरीज रिएक्शन देखने को मिलती है, आपको क्या कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस देखने को मिलती है। ये सारी हम लोगों की ऑलरेडी बातचीत चल रही थी। मैंने पूरे तुम लोगों को फॉर्मुलेज वगैरह वहाँ डिराइव करके भी बताएं, बट मैंने कहा है कि उनको आप याद रखना। तो वैसे ही अभी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ये भी तो एक प्रकार का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही है, और अगर ये एक प्रकार का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो इसमें भी पैरेलल हो रहा होगा, इसमें भी
डिके रिवर्सिबल हो रहा होगा, इसमें भी सीक्वेंशियल हो रहा होगा। तो अगर मान के चलते हैं आपके पास कोई पैरेलल क्या है, पैरेलल रेडियो एक्टिव डिके है, आरडी लिख रही हूँ मैं उसको, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके मतलब आपके पास एक एलिमेंट है ए जो K1 रेट कांस्टेंट के साथ हम नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में लिखते थे, बट यहाँ पे हम लिखेंगे λ1 के साथ वो बना रहा है बी और λ2 के साथ वो क्या बना रहा है सी। इवन कल मैंने जब तुम्हारी क्लास ली थी तो मैं थोरियम की डिसइंटीग्रेशन सीरीज बताई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि जो आप लोगों का एक एलिमेंट होता है वो एक एलिमेंट बेसिकली क्या हो जाता है, आप लोगों के अलग अलग अल्फा एमिशन और बेटा एमिशन करके दो डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या करता है, वो फॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुकोगे। चलो कंटिन्यू करें। तो वहाँ पे हम लोग K1 K2 ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते थे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आप K तो नहीं लिख सकते ना, यू हैव रिप्लेस्ड, आपने चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे वर्ड जो आप लोगों के पास हैं वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो वर्ड आप लोगों के पास है दैट इज़ लैम्बडा। तो वहाँ पे अगर कोई तुमसे ये पूछता था कि पूरी की पूरी ओवरऑल रिएक्शन का K क्या है, तो हम क्या लिखते थे, K1 + K2। अब यहाँ पे अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि पूरी की पूरी रिएक्शन का लैम्बडा क्या है, तो हम कहेंगे λ1 + λ2। हमने वहाँ पे T½ को लेकर भी फॉर्मूला बनाया था। क्या बनाया था हमने T½ को लेकर फॉर्मूला, कि ओवरऑल रिएक्शन का जो T½ होता है, मतलब ओवरऑल जो T½ लगता है, ओवरऑल को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, वो किसके बराबर होता है, 1/T½ किसका, जब पहली बार हुआ मतलब पहली पैरेलल रिएक्शन के लिए, प्लस 1/T½ आप लोगों की दूसरी वाली के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी बताया था कि जो प्रोडक्ट बनता है उस किसी भी टाइम पे उस प्रोडक्ट की अगर आप कंसंट्रेशन का रेशो लेते हो तो वो रेशो किसके बराबर आता है, K1/K2 के। बट क्योंकि यहाँ पे हम K1 नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा आप लोगों का, λ1/λ2 के, ठीक है। देखो मैं दिखा देती हूँ तुम लोगों को, अरे यार पूरा ओपन करना पड़ जाएगा, रुको। क्या पढ़ा है हमने, पैरेलल रिएक्शन, यहीं कहीं होगा उसका पीडीएफ, ये देखो पैरेलल रिएक्शन का पीडीएफ, ठीक है। ये देखो ये थी पैरेलल रिएक्शन, ध्यान आ गया होगा शायद से तुम लोगों को, है ना। इसमें देखो याद करो, ये देखो K1 K2, अभी बस क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैंने λ1 और λ2 ले लिया है। फिर हमने देखो पूरा डिराइव किए थे, डिराइव करके रिजल्ट क्या लेकर आए थे कि जो K इफेक्टिव होता है वो जितने भी पैरेलल रिएक्शंस हो रही है उनके एडिशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे बस मैंने फ़र्क क्या किया है, लैम्बडा लिख दिया है। फिर हमने देखो T½ के लिए भी ये फॉर्मूला डिराइव किया था, वही मैंने अभी वहाँ भी लिख के दिया है। फिर मैंने ये भी बताया था कि किसी भी टाइम पर अगर आपको लिखना है, देखो ग्राफ बना के दिए थे, ग्राफ है ना। फिर तुम्हें बताया था किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन का रेशियो किसके बराबर होता है, K1/K2 के। तो यहाँ पे बस लिखेंगे λ1/λ2 के। फिर तुमको ये भी बताया था कि अगर उस फॉर्मूले में स्टोइक्योमेट्री आ गई, खैर रेडियो एक्टिविटी में तो स्टोइक्योमेट्री का कोई रोल है ही नहीं, बट ये चीज़ रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, है ना। रिवाइज कर लोगे तो अच्छा होगा, नहीं करोगे तो तकलीफ़ तुम्हें होगी। अच्छा उसके अलावा इसके अलावा एक टॉपिक यहाँ पे और है कि अगर मान लेते हैं रिएक्शन पैरेलल ना होकर आपकी सीरीज रिएक्शन होती, या फिर मान लेते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन होती, या फिर कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन होती।
कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन मतलब जो एक के पीछे एक हो रही है, मतलब ए λ1 से बी बना रहा है और वो λ2 से सी बना रहा है, जहाँ पे बी एक इंटरमीडिएट के जैसे काम करता है ना, जहाँ पे बी किसके जैसे काम करता है, एक इंटरमीडिएट के जैसे काम करता है, बराबर। और सी यहाँ पे किसके जैसे काम करेगा, एक डॉटर के जैसे, है ना। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ के रखा है। देखो ये आ जाते हैं, कहाँ गया, कहाँ पर है, सीक्वेंशियल। ये देखो सीक्वेंशियल रिएक्शन के नाम से हमने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या कहा था कि मैं डिराइव नहीं करवा कर दे रही हूँ, सिर्फ चीज़ें याद रखो, पूरा बताया था। इसमें क्या क्या फॉर्मूले हमने पढ़े थे कि मैक्सिमम टाइम जो लगता है सीक्वेंशियल रिएक्शन को, वो क्या था, 1/K1 - K2 log K1/K2। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे कि जो मैक्सिमम टाइम लग रहा है T मैक्स, इसको क्या लिखेंगे, 1 आपका λ2 - λ1, और बेसिक में यहाँ पे क्या आ जाएगा, log बेस E आपका λ2/λ1। अच्छा, इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि मैडम वहाँ पे आपने K1/K2 K1 - K2 लिखवाया था। अगर मैंने K1 - K2 लिखवाया था तो log के अंदर भी तो मैंने K1/K2 लिया था ना। तो अगर मैं यहाँ पहले अभी λ2 - λ1 ले रही हूँ तो देखो मैं log के अंदर में भी तो λ2/λ1 कर रही हूँ ना। तो चेंज मैंने दोनों की तरफ किया है, ठीक है, चेंज मैंने दोनों की तरफ किया है। इसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने सीक्वेंशियल रिएक्शन में, आ जाओ। फिर तो मैंने आई थिंक तुम्हें न्यूमेरिकल करवाए थे, फिर ग्राफ को देखकर मैंने पहचानना बताया था कि किसमें क्या रहा होगा, और ऊपर में मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो आपके पास इंटरमीडिएट बना है उस इंटरमीडिएट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन का फॉर्मूला ये है ना, कि जो आपके पास इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन का फॉर्मूला ये है। खैर यहाँ पे तो क्योंकि कंसंट्रेशन वाले का कोई काम नहीं है तो उसको हम लोगों को नहीं लिखना चाहिए। एक फॉर्मूला और है, मैं बता देती हूँ, जो स्पेशली रेडियो एक्टिविटी के लिए है। वो ये है कि NA/NB = T½ किसका, A के लिए कितना लग रहा है अपॉन में T½ B के लिए कितना लग रहा है, ठीक है, = आप लिख सकते हो λB/λA, ये आप लिख सकते हो, ये कहानी। तो ये कुछ छोटी मोटी बातचीत थी, जो जानकारी जिसकी तुम्हें होनी चाहिए। और इसमें और क्या बातचीत है, और कोई बातचीत नहीं है। इसके बाद बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का ये है कि हमने अभी ये जितनी भी बातचीत की कि रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिविटी, इसकी यूनिट क्या है। क्योंकि जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते थे नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की, तो आप ऐसा लिखते थे ना, कंसंट्रेशन पर मोल या एटीएम पर यूनिट टाइम, प्रेशर के टर्म्स में, या फिर आप कंसंट्रेशन के टर्म्स में आप बातचीत करते थे। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि हम लोगों को क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट्स हैं वो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते, और शायद तुम अभी पहली बार ही इसको यूज़ कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो SI यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो SI यूनिट होती है DPS। यूजुअली DPS से दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत ही फेमस है, ऑल ओवर इंडिया सबके दिमाग में आता है। बट खैर, यहाँ पे DPS का मतलब है डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, D फॉर डिसइंटीग्रेशन, P फॉर पर, और S फॉर सेकेंड। और इसी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को एक और नए सिंबल से इंडिकेट किया जाता है, कैपिटल B, कैपिटल Q, जहाँ पे आपने इसका नाम सुना होगा। इसका मतलब होता है बैक्यूरल, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, बैक्यूरल। इसे क्या कहा जाता है, बैक्यूरल, ठीक है। तो ये आपका बैक्यूरल है। DPS या BQ ये बेसिकली सिंबल होते हैं, ऐसा यूनिट्स होते हैं रेडियो एक्टिविटी के। बट इसके अलावा हम और भी अदर सिंबल्स भी यूज़ करते हैं। अदर सिंबल्स हम लोगों के क्या हैं, ज़रा उस पर बातचीत कर लो। तो देखो, ये जो अदर सिंबल्स हैं आप लोगों के, इन अदर सिंबल्स के आपको डेरिवेशन नहीं करने। जैसे फॉर एग्जांपल कल को कोई तुमसे कहेगा 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, तो आप इसको डिराइव करने नहीं बैठोगे। कोई तुमसे कहेगा 1 किलोमीटर = 10,000 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है। क्या आप डिराइव नहीं कर सकते? कर सकते हो, बट हम करते नहीं, हम याद रख लेते हैं। तो सिमिलरली अदर सिंबल्स में आता है क्यूरी। क्यूरी के बारे में मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में ही बताया था, बहुत ही फेमस हस्बैंड वाइफ का पेयर था। 1 क्यूरी ये भी रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने का एक यूनिट है, जिसका मतलब होता है 3.7
इंटू 10⁻10 बैक्यूरल या फिर मैं कहूँ DPS। क्यूरी के अलावा 1 रुदरफोर्ड, ये भी बेसिकली सिंबल होता है, किस चीज़ का सिंबल होता है, आपके रेडियो एक्टिविटी का, जिसका होता है 10⁻6 DPS। ये कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में मत जाओ। हाँ, बस यहाँ पे मेरे को एक वर्ड बताने दो कि जब हम लोग ये 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 DPS, ये वाली चीज़ जब हम लोग डिराइव करते हैं ना, तब हम लोग एक्चुअली यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं। हम रेफरेंस लेते हैं किसको, रेडियम को। हम रेफरेंस किसको लेते हैं, हम लोगों के रेडियम को। 1 ग्राम रेडियम को हम रेफरेंस लेकर ये चीज़ सॉल्व करते हैं। और वो भी कौन सा वाला रेडियम हम लोग यहाँ पर लेते हैं, रेडियम का कौन सा एटॉमिक मास लेते हैं हम लोग, 275 वाला। ठीक है, इसको लेकर 1 ग्राम रेडियम का इसका रेफरेंस लेकर, अच्छा 75 कहाँ से आया, 225 होता है, सॉरी। ठीक है, इसको लेकर हम लोग ये पर्टिकुलर चीज़ डिराइव करते हैं। आपको इसको डिराइव करने की नीड नहीं है, आपको ये सिंपली याद रखना है। जैसे अपन याद करते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10⁻9, सॉरी 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको ये डेटा कैसा है याद रखना है कि कौन कब कहाँ किसके बराबर होता है। ठीक है, कुछ और ग्राफ्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। वो ग्राफ्स किस तरीके के हैं, एक बार उन पे भी नज़र घुमा लो। जैसे कल को किसी ने तुमसे कह दिया कि आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है एक्टिविटी वर्सेस नंबर ऑफ एटम्स का, तो नंबर ऑफ एटम्स यानी कि n या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हम नीचे लिख रहे हैं, y एक्सिस पे हम लोग एक्टिविटी लिख रहे हैं, तो इसका ग्राफ कैसे होगा। ग्राफ बनाने से पहले ये ज़रूरी है कि आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, जिस फॉर्मूले को देखकर आप ग्राफ बनाओ। तो एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक्टिविटी का मतलब है रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जो कि होता है -(dNt/dt) के बराबर। और क्लास की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ये लैम्बडा टाइम्स ऑफ NT के बराबर होता है। अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्टिविटी कहा जाता है और आप इसको अगर y एक्सिस में प्लॉट कर रहे हो, और जो आपका लैम्बडा है उसको तो भूल जाओ क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, और n अगर आप x एक्सिस में प्लॉट कर रहे हो, तो ये y इक्वल टू mx वाले फॉर्मेट का कर्व है, जो कि कैसा होगा, पासिंग थ्रू व्हाट, स्ट्रेट लाइन। और अगर मान लेते हैं ये थीटा एंगल लेट से फॉर्म कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, और वो किसके बराबर होगा, लैम्बडा के। तो हो सकता है कल को तुम्हें एक ऐसा ग्राफ दे दे जिससे तुम बहुत ही आसानी से स्लोप निकाल सको। उस स्लोप की जो भी वैल्यू आएगी वो बेसिकली तुम्हारा लैम्बडा होगा, और उस लैम्बडा को वो यूज़ करवा के तुमसे कुछ और कैलकुलेट करवा ले। तो क्या होता है, हम लोगों के दिमाग में हमेशा खिचड़ी मच जाती है कि अरे यार लैम्बडा तो दिया ही नहीं है, मैं कैसे कैलकुलेशन करूँ। तो ग्राफ अगर दिया है तो याद रखना इस तरीके के ओरिजिन वाले ग्राफ का जो रहेगी कहानी वो कैसी रहेगी, आप लोगों के स्लोप वाली रहेगी। खैर आगे बढ़ो, ये आपकी y एक्सिस, यहाँ पे हो गई x एक्सिस, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है ln n। आप चाहो तो log बेस 10 के साथ भी ये ग्राफ प्लॉट कर सकते थे। वर्सेस टाइम इधर जाना है, कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ को प्लॉट, बहुत ही सिंपल है। हमने फॉर्मूला लिख कर रखा है ln n0 अपॉन में nt किसके बराबर होता है, लैम्बडा टाइम्स ऑफ t के बराबर होता है। थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, माइनस ऑफ ln nt अपॉन n0 कर देते हैं इक्वल टू लैम्बडा t कर देते हैं। मुझे लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, तो क्या हो जाएगा, ln nt माइनस ln ऑफ n0 इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ t। यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आपका ln ऑफ nt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्बडा t, ठीक है, और प्लस आपका ln ऑफ n0। अब ये जो ln ऑफ nt है ये मुझे प्लॉट करना है y एक्सिस पर, और t को मुझे प्लॉट करना है x एक्सिस पर। अब इतने समझदार तुम हो गए हो कि ये किस फॉर्मेट का कर्व है, y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट का कर्व है। तो ऐसे कर्व कैसे बनते हैं, ओरिजिन से पास नहीं होते बट स्ट्रेट लाइन होते हैं। ऊपर से यहाँ से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि स्लोप की वैल्यू है माइनस ऑफ लैम्बडा, इसका मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का होगा। तो डिक्रीजिंग नेचर का होगा मतलब नीचे गिरता हुआ कर्व, तो ये ऐसा होगा, है ना। और उसके अलावा ये जो इंटरसेप्ट ये मेक कर रहा है y एक्सेस के साथ, ये इंटरसेप्ट बेसिकली क्या है, आप लोगों का ln ऑफ n0 है। अगर तुमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन
लॉग बेस 10 के टर्म्स में किया होता, अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किसके टर्म्स में किया होता, लॉग बेस 10 के टर्म्स में किया होता, तो लॉग बेस 10 के टर्म्स में अगर तुम करते तो बस एक फैक्टर 2.303 भी आ जाता। तो वो डिपेंड करता है, देखो कि क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या दिया है, ठीक है, आपको क्या दिया है वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि वो ln के टर्म्स में निकलवाना चाह रहा है कि लॉग के टर्म्स में निकलवाना चाह रहा है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मुझे क्या पता, ठीक है, मुझे क्या पता कि किस क्या है वो। तो मैंने अभी ln के टर्म्स में आपको ये निकाल कर दे दिया, ठीक है, मैंने ln के टर्म्स में निकाल दिया। दूसरी चीज़, क्लास ख़त्म होते होते कुछ की पॉइंट्स हम लिखते चलते हैं। हमने क्या बात की थी, स्टार्टिंग में फॉर्मूला डिराइव किया था, लैम्बडा टी इज इक्वल्स टू ln आपका n0 अपॉन में क्या होता है nt, यही होता है, बराबर। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि इस फॉर्मूले में आप n0 के टर्म्स में आप इसको निकालो, क्योंकि n का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। मैं चाहूँ तो नंबर ऑफ एटम्स को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एवोगैड्रो कट जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, आपका एटॉमिक मास भी कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, वेट बचेगा। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, W0 अपॉन में WT, बराबर। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, क्या, आप लोगों का A0 अपॉन में AT, जहाँ पे A0 का मतलब है वेट, कि स्टार्टिंग में हमने जब पेरेंट जो लिया था कितने ग्राम का लिया था, और आफ्टर टाइम T कितने ग्राम का पेरेंट बचा, कितने ग्राम का बना नहीं, कितना बचा। जहाँ पे A0 का मतलब क्या है कि जब रिएक्शन शुरू हुई थी तो उस वक्त कितनी एक्टिविटी थी, और जब रिएक्शन आफ्टर टाइम T पे पहुँच गई तो उस वक्त हमारे पास कितनी एक्टिविटी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि ये जो ये वर्ड होता है -dn/n, वैसे तो मैं 50 बार अभी इसी क्लास में बता चुकी हूँ कि ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को, रेट ऑफ डीके को और क्या कहते हैं एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। बट मैथमेटिकली अगर कोई इसके बारे में बात करे तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, देखो माइनस साइन है मतलब डीके हो रहा है या फिर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है ना, और डिवाइड बाय कैपिटल N किया है। तुम्हें शायद याद होगा हम लोगों ने जब गैसियस स्टेट पढ़ा था तो गैसियस स्टेट में हमने एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर पढ़ा था, वहाँ पे भी मैंने आपको ये -dn/n का मतलब बताया था। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है कि फ्रैक्शन ऑफ एटम्स, या फिर आप हो सकता है यहाँ पे एटम्स की जगह ये वाला वर्ड भी आप इस्तेमाल कर लो, फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि एक एटम के अंदर एक ही न्यूक्लियाई होता है, इसीलिए फ्रैक्शन ऑफ एटम या फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड, कितने एटम या कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी उस चीज़ को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं, एक मिनट, ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड। ये एक जीके फैक्ट हमने इकट्ठा कर लिया। एक और जीके फैक्ट है जो हमको इकट्ठा करना है, बोलो वो क्या, वो हमें ये इकट्ठा करना है कि आखिर जो हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी थी, जब उसमें फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था, कहाँ है भाई फर्स्ट ऑर्डर, ये रहा फर्स्ट ऑर्डर का PDF, तुम्हें शायद याद होगा। ये देखो मैंने कुछ अजीबोगरीब चीज़ें लिखवाई हैं यहाँ पर, पढ़ो, कहाँ गया यार, एक मिनट, हाँ ये देखो पढ़ो, क्या लिखवाया है कि रिएक्टेंट पहले 100% था, फिर आफ्टर पहली हाफ लाइफ 50% हुआ, फिर अगेन आफ्टर अगेन एक हाफ लाइफ फिर एक और 50% हुआ। मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो परसेंटेज डिक्रीज होता है हर हाफ लाइफ के बाद, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट होता है। परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज कितना परसेंटेज कम हुआ, ये कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो रेडियो एक्टिव के लिए भी ये नियम वैलिड रहेगा, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि ये AP फॉर्म करता है, एंड फॉर्म AP लिखवाया था, तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, AP फॉर्म करेगा। दूसरी चीज़ मैंने तुमको क्या लिखवाई थी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो, कि जब हम एक हाफ लाइफ से दूसरी हाफ लाइफ जाते हैं तो हर बार वैल्यू डिक्रीज होती है ना, हर बार वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, बराबर। ये लिखवाया था, पहले अगर कंसंट्रेशन C थी तो फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ बाय C/2 हर बार 50% डिक्रीज होता है, हम ये मानते हैं, लेकिन हर बार जो वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू, वो आपकी हमेशा क्या होती है, चेंज होती है, और वो क्या फॉर्म करती है, GP फॉर्म करती है। और उसका फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे कहीं लिखा था, आई थिंक इस क्लास में नहीं,
शायद मैंने नेक्स्ट क्लास में लिखवा दिया होगा, मैं भूल गई थी आई थिंक इस पर्टिकुलर क्लास में फॉर्मूला लिखवाना। मैंने लिखवाया था फॉर्मूला C0/2n। ठीक है, ये मैंने पर्टिकुलर फॉर्मूला वहाँ पे तुमको लिखवा कर दिया था। तो यहाँ पर भी अब क्योंकि आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों का चेंज हो गया है। बस फ़र्क इतना है कि हम लोग वहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल करते थे C0 जहाँ, या फिर A0 जिसका मतलब होता था इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर हम लोग वो वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग N0 लिखेंगे, जहाँ पे N0 का मतलब होगा इनिशियली आपने कितने नंबर ऑफ एटम्स लिए, या फिर इनिशियली आपके पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे। अपॉन में वही आएगा 2n। अब बस फर्क इतना है कि यहाँ पे 2n जो है, n का मतलब क्या है वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, n का मतलब क्या है, ठीक है, देखो n का मतलब सिंपली ये होता है कि कितनी हाफ लाइफ हुई, या फिर आप कितनी हाफ लाइफ के बाद वो कैलकुलेशन करना चाहते हो, कितनी हाफ लाइफ के बाद आप वो कैलकुलेशन करना चाहते हो। तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वो किस चीज़ का फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ एटम्स, जो भी तुम कहो, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर टाइम टी। ठीक है, कि आफ्टर टाइम टी के बाद आपके पास कितने न्यूक्लियाई या कितने एटम बच जाते हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो जो कि किसके बराबर होगा, N0/2n के बराबर होगा। अगर किसी को ये डाउट है कि ये चीज़ कैसे आई, तो केमिकल काइनेटिक्स का PDF ओपन करिए, उसमें ये पूरी चीज़ नोट्स कॉपी में आपको जो की त्यों लिखवा कर दी गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बताया और डायरेक्टली यहाँ पे तुम्हारे सर के ऊपर लाकर टपका दिया है, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हुआ है। अब बात आती है यहाँ पे n का मतलब क्या है। n का मतलब होता है कि जो भी आपको टाइम दिया गया है, 200 मिनट, 300 मिनट, 400 मिनट, डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर चीज़ का t½ कितना होगा। ठीक है, जैसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मान लो एक X नामक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी t½ है 1600 ईयर्स, मान के चलो उसका t½ कितना है 1600 ईयर्स। जान के ऐसा शौक मत होना कि किसी का t½ 1600 ईयर्स हो सकता है, क्या हो सकता है, माइट भी। अगर मैं कहूँ कि 48,000 ईयर्स बाद बताओ कितनी हाफ लाइफ हुई, तो तुम ये कहोगे कि 1 लाख हाफ लाइफ होने में कितना वक्त लगता है, 1600 ईयर्स। तो 4800 अगर आपके पास ईयर्स हैं, तो उस 4800 ईयर्स में कितनी हाफ लाइफ हुई होंगी, 3 बार हुई होगी हाफ लाइफ। तो बस यही n की वैल्यू होती है। ठीक है, ख़त्म। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा का पूरा रेडियो एक्टिविटी का पुराण पढ़ लिया। हाँ, इसके कुछ क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करने हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ में हम नेक्स्ट क्लास में ये भी पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, और उसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में। ठीक है, जो कि अगेन पूरी तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट है। इकलौता न्यूमेरिकल सेक्शन इस पूरे सिलेबस का एक ये है, एक वो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ जो हमने प्रैक्टिस किया, अल्फा बीटा एमिशन, एक वो है, और एक आगे पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट, एक वो है। मास डिफेक्ट वैसे यूजुअली फिजिक्स का पार्ट होता है, हमको सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे पढ़नी है, बट स्टिल हम एक बार बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट दोनों पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके।